प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी अध्ययन चर्चा में कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से संकलित कहानी नमक का सारांश पढ़ेंगे। नमक रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं और आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस कहानी में इन्होंने भारत पाक विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों, विस्थापित अर्थात वे लोग जिन्हें भारत पाक बंटवारे की वजह से अपना स्थान छोड़ना पड़ा और इधर उधर जाकर बसना पड़ा, उन लोगों के दिलों में बसी भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति का इन्होंने बखूबी चित्रण किया है। आज भी इन लोगों के मन में अपने जन्म स्थान के प्रति असीम प्यार समाया हुआ है और उसे याद करके वे अतीत की मधुर स्मृतियों, उसकी यादों में खो जाते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है कि क्या धर्म, मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए इन लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी? ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में जरूर उठेगा। कहानी के पात्रों की यदि बात करें तो कहानी की मुख्य पात्र सफिया हैं और इनके अलावा सिख बीबी, सफिया के 3 भाई जो कि पाकिस्तान के लाहौर में रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी भी हैं। तो आइए इसका सारांश समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सफिया सिख बीबी के यहाँ कीर्तन में जाती हैं। सिख बीबी को देखकर वह हैरान रह जाती हैं कि उनका हुलिया हूबहू उसकी माँ जैसा था। वैसा ही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। उन्होंने वैसा ही सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफिया उनकी तरफ कई बार मोहब्बत से देखती है और उसके द्वारा मोहब्बत से देखे जाने पर सिख बीबी भी प्रभावित होकर अपनी बहू से उसके बारे में पूछती है। बहू बताती है कि ये मुसलमान है और कल सुबह ही अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी उठकर सफिया के पास आ बैठती हैं और उससे लाहौर की बातें करने लगती हैं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, वहाँ का खाना कितना उम्दा है। बस लाहौर की बातें ही छिड़ जाती हैं। कीर्तन होता रहता है और वे दोनों धीरे धीरे बातें करती रहती हैं। सफिया सिख बीबी से बीच में 1-2 बार पूछती हैं, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तो वे कहती हैं, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो यहाँ हमारा सब कुछ है, कोठी है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बात आगे चलती है और घुमा फिरा कर फिर उसी जगह आ जाती है, साड्डा लाहौर। कीर्तन रात के 11 बजे खत्म होता है। सफिया हाथ में प्रसाद लेकर सिख बीबी से दुआ सलाम करती है और सिख बीबी भी उसे दुआएं देती हुई रुखसत करने लगती हैं। तब सफिया उनसे धीरे से पूछती है, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए।
सिक बीबी हिचकिचाकर धीरे से कहती हैं, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। अगले दिन सफिया लाहौर चली जाती है। 15 दिन कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की इतनी खातिरदारी, और खातिरदारी क्यों ना हो, उनकी बहन इतने वर्षों बाद उनसे मिलने आई थी, तो उनका बस चलता वे अपनी बहन के लिए क्या कुछ न कर देते। सफिया को वहां अपने दोस्तों से, अजीजों से बहुत सारी सौगातें मिलती हैं। लौटते समय वह उन सौगातों को कहाँ रखे, कैसे पैक करे, कैसे ले जाए, ये सब सोच रही थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। नमक के को रखने के बारे में सोचते हुए उसे लगता है कि क्यों ना वह अपने भाई से, जो कि पाकिस्तान पुलिस में एक बड़ा अफसर था, उससे पूछे, और उसे लगता है कि वह उसे ठीक राय देगा। तो वह उससे पूछती है, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? भाई हैरान हो जाता है और कहता है, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। ये बात सुनकर सफिया चिढ़ जाती है। वह कहती है, मैं हिस्से की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। माँ का नाम सुनते ही भाई की समझ में कुछ नहीं आता। वह सोचता है कि ये माँ का जिक्र क्यों आया, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। पर जरा नरमी से अपनी बहन से पेश आता हुआ कहता है कि देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो कस्टम वाले आपका सामान, सारा सामान बिखेर देंगे। ये सुनकर सफिया बिगड़ जाती है और कहती है, ऐसी वैसी सामान चीज निकलने से क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा कर ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई कहता है, आप कानून को नहीं जानती। सफिया ये सुनकर कहती है, फिर वही कानून कानून कहे जाते हो? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। भाई कहता है, आपसे कौन बहस करे, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इसे ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबको भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? ये सुनकर सफिया गुस्से से जवाब देती है, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर हाँ, इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप रह जाता है। सफिया को अगले दिन 2 बजे रवाना होना था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात में ही करनी थी। वह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सामान बांधने लगती है। इधर उधर फैली हुई चीजों को धीरे धीरे समेटना शुरू करती है, और धीरे धीरे सारा सामान सिमटकर उसके सूटकेस में चला जाता है। अब सिर्फ 2 ही चीजें बाहर रह जाती हैं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का प्यारा तोहफा, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा भी उतर चुका था। भावना का स्थान बुद्धि ने ले लिया था, क्योंकि अब वह सोच रही थी कि नमक की पुड़िया लेकर तो जानी है, पर कैसे? फिर सोचती है कि अच्छा, अगर इसे वह स्वयं ही कस्टम वालों के हाथ में सौंप दे फिर यदि उन्होंने नहीं ले जाने दिया तो तो क्या होगा? उसके वादे का क्या होगा जो उसने अपनी माँ से किया था? फिर सोचती है, अच्छा, अगर इसे मैं किन्नुओं की टोकरी के नीचे सबसे नीचे रख दूं तो इन्हें कौन देखेगा?
क्योंकि उसने आते समय देखा था कि भारत से केले जा रहे थे और पाकिस्तान से किन्नू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। उसने सारे किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। फिर धीरे धीरे सभी किन्नू एक एक करके टोकरी में रख दिए। सारा सामान समेटकर वह लेट गई। लेटते हुए वह लाहौर के बारे में सोचने लगती है कि यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थी जो अक्सर उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। वे सोचती है कि कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वे नहीं आ सकती और ये भी हो सकता है कि अब वह कभी न आ सके। यही सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह सो जाती है। सोते ही उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैला उभरता अंधेरा सब दिखाई देता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसका हाथ किन्नुओं की टोकरी पर जा पड़ता है। उसके दोस्त ने ये देते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अगले दिन सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था और सफिया अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए बैठी सोच रही थी कि यहाँ पर लोगों को या किसी को भी नहीं पता कि किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला लिया कि ये मोहब्बत का तोहफा है और इस मोहब्बत के तोहफे को वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और अपने हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। उस समय तक ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान ही पड़ा था। सामने जो अफसर खड़ा था उसका कद लंबा था, दुबला पतला जिस्म था, बाल एकदम खिचड़ी, आंखों पर ऐनक लगाए हुए था। वह कस्टम अफसर वर्दी पहने हुए था और उसे देखकर सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, फरमाइए। उसके लहजे से सफिया की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और उसने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने हैरान होकर उसे गौर से देखा और कहा, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की ही मालूम होती हैं। सफिया कहती है, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। ये कहते हुए वह रुक जाती है। तो अफसर कहता है, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग से नमक की पुड़िया मेज पर रख दी और अफसर को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने अफसर ने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। जब वह चलने लगे तो कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और जिन्हें तुम ये नमक दोगी उन्हें कहना
कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और सभी वहीं खड़े रहे। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जुबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस अंतर केवल यह था कि उनके पास भरी हुई बंदूकें थीं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से उसको बिल्कुल बंगाली लग रहे थे, और उन्हें देखते हुए कहती है, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। उन अफसर ने उसे अपने साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उन्होंने उसे बिठाया और 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। यह देखकर सफिया पूछती है, तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? वे कहते हैं, हाँ मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े ही फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ था तभी आया था, मगर हमारा वतन ढाका है। उस समय मैं कोई 12-13 साल का था। जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने और सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी और फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिली, पर हम वतन आते जाते रहे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। अरे हाँ हाँ, ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाब अर्थात कच्चा नारियल। तो वह कच्चे नारियल की तारीफ करते हुए कहते हैं, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी बहुत होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या वह जो उस तरफ है। ऐसा सफिया ने क्यों सोचा? उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों से जिनसे वह मिली थी, उनकी बातों को उसने सुना था, उन्हें समझा था, और उनकी बातों से उसे ये ज्ञात हुआ था कि जिन देशों में वे रह रहे हैं वह उन देशों के सदस्य तो हैं, परंतु उनका लगाव अपने मूल स्थान, जहां उनका जन्म हुआ था, उससे कभी कम नहीं हुआ, और अब भी वे अपने जन्म स्थान को अपना वतन मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमा कहाँ हुई? इन सीमाओं का क्या महत्व रह गया? इसलिए वो कहती है कि वतन किसका कहाँ है और किसको किसका वतन माना जाए। तो बच्चों, ये थी नमक कहानी। इस कहानी से हमने जाना कि
सीमाएं तो बंट जाती हैं, परंतु लोगों के मन में बसा हुआ प्यार, दिल नहीं बांटा जा सकता। आशा करती हूँ कि इस कहानी को आप भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।